dear students, as you know that we are studying chapter methods to calculate national income. In this, according to my videos uploaded, I have completed income method numericals, and that practice I will be giving to you in your Google Classroom. And today I am going to start with the third method, value added method, which is also known as output method or production method. So let's start with this method. So dear students, let's start with value added method. वैल्यू एड मेथड होता क्या है, इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? इसमें हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंटरप्राइज. जैसे हम बात करें, पहले हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर की देख ली, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख ली, फिर सर्विस सेक्टर देख लिया. इन सबका अलग अलग, हर एंटरप्राइज का अलग अलग देखा हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कि कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है हमारी इनकम के अंदर. So this is when we see the value of the goods and services produced by each and every enterprise. We look after the production of each enterprise, the addition of each enterprise, right? So here we have to take into consideration each and every enterprise so that the problem of double counting is ignored. So the problem of double counting will be shared to you in a few more slides. Next, steps involved in production method. प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड. अब इसमें ये ध्यान दो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है. सबसे पहला हमें प्रोडक्शन यूनिट्स देखनी है. कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं उनको पहचानना है. प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं. फिर उन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का आउटपुट कैलकुलेट करना है, कितना आउटपुट उन्होंने निकाला है इस साल एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर. फिर उनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना है. से सपोज एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज उनका आउटपुट जो है 100 यूनिट्स का आया. वैल्यू, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू लेनी है, हमें पैसे से मतलब है, तो यहाँ पे हमने सपोज एक ले लिया, उन्होंने 100 रुपीज़ की चीज़ बनाई, आउटपुट 100 रुपीज़ का दिया. तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वो इनपुट लेके आए होंगे ना, कुछ ना कुछ तो उन्होंने चीज़ें ली होंगी जिसकी हेल्प से उन्होंने वो आउटपुट दिया. और सपोज वो जो इनपुट लेकर आए थे वो 50 रुपीज़ का था, तो 50 रुपीज़ उनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, 100 रुपीज़ उनका आउटपुट हो गया. तो उनका एडिशन कितना हुआ, वैल्यू एडिड कितनी हुई, उन्होंने 50 रुपये ऐड किया. 50 रुपये तो पीछे जहां से रॉ मटेरियल आए थे उसको दे दिया, 50 रुपये और ऐड करके 100 रुपये में अपना आउटपुट बना दिया. तो वैल्यू एडिड कितना हो जाएगा? वैल्यू एडिड होता है आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना 50. अभी हम आगे और पढ़ेंगे. फिर बाकी हमें क्या पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन, NIT और NFI है, जिसकी वजह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अपना नेशनल इनकम. अब आइडेंटिफाई ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स. अब पहला प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेज, इंक्लूड्स ऑल एग्रीकल्चर एंड एलीट एक्टिविटीज. जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत अच्छे से उसके अंदर से जितना ज़्यादा उसके अंदर हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम लोग लेते हैं, उस पर काम करते हैं बहुत अच्छे से, ताकि वो चीज़ हमारी वेस्ट ना हो. सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में जहाँ हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम लोग कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर. थर्ड आ जाता है टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर इज अ सर्विस सेक्टर जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर. सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले उनका आउटपुट देखेंगे, कितना आउटपुट उन्होंने लिया, फिर उनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखेंगे, फिर इनके डिफरेंस से उनका वैल्यू एडेड देखेंगे. तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी मेजर्ड बाय मल्टीप्लाइंग गुड्स produced by the firms by their market prices. अब by their market prices का मतलब क्या है, फाइनली कितने रुपए में वो बेच रहे हैं. हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि फाइनली कितने रुपए में वो बेच रहे हैं. ठीक है, कि मार्केट के अंदर कितने रुपए में वो चीज़ बिकेगी. तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में देनी है, राइट. और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि कितने में उन्होंने रॉ मटेरियल लिया. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल लेना. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इसे इनपुट कॉस्ट भी कहते हैं. और वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है. अब तुम इसके अंदर एक चीज़ समझो, इनपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया मनी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. रॉ मटेरियल की मनी वैल्यू. देखो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो हम वैल्यू की बात ही करेंगे, कितने रुपए की है. और यहाँ पे हम रुपए कौन से देख रहे हैं, जितने में वो मार्केट में बिक रही है.
तो यहाँ पे वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट सेल्स। अब ये देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे समझो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट, कंजम्पशन। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट। तो देखो इसको इससे समझ सकते हो, VIG शॉर्ट फॉर्म, विग। जैसे ही आपको पता चले कि क्वेश्चन जो है हमारा उसका है प्रोडक्ट मेथड का, आपको विग याद आनी चाहिए। विग हम लगाते हैं ना सिर पे, विग जो गंजा होता है, तो आपको ऐसे विग याद करनी है, विग इजीली याद हो जाएगा। विग मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीजें आएंगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, हम चीजें बेच रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू। अब देखो सपोज मैंने जो है एक साल के अंदर मैंने बनाई 150 यूनिट्स, ठीक है, 150 यूनिट्स मेरी बनी 1500 रुपीज की, 10 रुपीज ईच, ये तो हो गया 1500 रुपीज, तो हो गया मेरी, ये समझ में आ गया, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। लेकिन अब ये जो मेरा कुछ सामान है, मेरा जो है 200 रुपये का सामान अभी पड़ा हुआ है, मेरा बिका नहीं, सारा नहीं बिका, ठीक है, और 1300 रुपये का सामान तो मेरा बिक गया और 200 रुपये का अभी मेरा रखा हुआ है सामान। तो अब मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, क्या सिर्फ वही वाला जो बिक गया है या दोनों, ऑब्वियसली दोनों मिलाकर। तो कई बार तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होता है, लेकिन अगर एज इट इज गिवन नहीं है तो हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ ढूंढनी है, हमें ढूंढनी है सेल्स। और अगर तो सारा बिक गया 1500 का, 1500 रुपये का बिक गया, तो सेल्स कंप्लीटली आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे चेंज इन स्टॉक। तो ये जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, सेल हो गई 1300 रुपये की, चेंज इन स्टॉक है हमारा 200 रुपये स्टॉक बचा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी कितनी है, 1500 रुपये, ठीक है। फिर बताती हूँ, पहले ध्यान में रखना विग, VIG विग, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, हमको सेल्स के लिए ढूंढना है और चेंज इन स्टॉक के लिए। अगर चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कंप्लीटली सेल आउट हो गया है, तो वही हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है। अब सेल्स को हम कैसे पकड़ेंगे, सेल्स में क्या क्या चीजें होती है, देखो एक तो ये होता है कि हमें कई बार क्वेश्चन में प्राइस दिया होता है और क्वांटिटी दी होती है, तो उनके मल्टीप्लीकेशन से हम सेल्स निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, कई बार हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन होती है, डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ होता है और फिर साथ में एक एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ होता है। तो डोमेस्टिक मतलब जो हमने अपनी इंडिया के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर बेचा, ठीक है, और एक्सपोर्ट मतलब जो हमने आउट ऑफ अवर कंट्री बेचा। तो ये कंप्लीट सेल तो हमारी दोनों की होगी ना। अगर मैंने डोमेस्टिक सेल की 1500 की, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने 500 का, तो टोटल सेल तो मेरी 2000 की होगी ना। तो हमें टोटल सेल लेकर देखनी है। अच्छा, कई बार हमारा क्वेश्चन में लिखा होता है टोटल सेल्स और साथ में क्वेश्चन में एक्सपोर्ट भी लिखा होता है, या फिर टोटल भी नहीं लिखा होता, सिर्फ सेल्स लिखा होता है और एक्सपोर्ट लिखा होता है। तो हमें सिर्फ सेल्स लेना, हमें एक्सपोर्ट नहीं लेना। अगर सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है तो हम ये बाय डिफॉल्ट मान कर चलते हैं ये कंप्लीट सेल, टोटल सेल। अगर साथ में डोमेस्टिक लिखा हुआ है फिर हमें एक्सपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। तीसरा मेथड क्या होता है, कई बार जो ना सेल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर, सेल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ये टर्शरी है, TERTIA टर्शरी सेक्टर, राइट। तो ये ऐसे भी हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। तो हमें ध्यान से, अगर तीन सेक्टर का दे रखा है तो उसे ऐड करना है। और खाली अगर सेल्स दे रखा है, मैं फिर से बता देती हूँ इस वाले पॉइंट का, खाली अगर सेल्स दे रखा है तो हमें एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करना है, हम इसे बाय डिफॉल्ट कंप्लीट सेल्स ही मानते हैं। बट अगर डोमेस्टिक वर्ड कहीं पे लग गया तो हमें एक्सपोर्ट को ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसको अभी हम नेक्स्ट वाले इसमें देखते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अभी हम लोग आउटपुट मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स चारों सेक्टर की, ठीक। अब देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स साथ में आ जाएगा, सेल्स टू अदर फर्म, जैसे ए ने बी को बेचा, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सेल्स फ्रॉम ए टू बी, तो एक फर्म ने दूसरी फर्म को बेचा। और सेल्स टू हाउस होल्ड या सेल्स टू गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसे ऐसे अलग अलग गिवन है तो सबको ऐड करके हम लोग लिखते हैं। दूसरा चेंज इन स्टॉक आ जाता है। चेंज इन स्टॉक को हम क्यों ऐड करते हैं, अगर हमारा कुछ
पोर्शन हमारे आउटपुट का बच जाता है जो बिकता नहीं है, तो हम उसे ऐड करते हैं, राइट। इन दोनों इसमें क्या कैसे निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे आपने किससे याद करना, वी, राइट। फिर इसके बाद हम माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या, अब इनपुट में क्या क्या आ जाएगा, इनपुट में एक तो आ जाएगा परचेज्ड फ्रॉम अदर फर्म्स, जैसे बी ने ए से खरीदा, बी फ्रॉम ए, या हम लोगों ने इंपोर्ट किया मतलब बाहर की कंट्री से खरीदा। अगर हमको दे रखा होता है परचेजेस, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको परचेजेस दे रखा है, सिर्फ परचेजेस लिखा हुआ है, तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये कंप्लीट है अपने आप। लेकिन अगर परचेजेस के साथ गिवन है कि इस फर्म से उस फर्म तक, इधर से उधर, तो या डोमेस्टिक परचेज, तो हमें इंपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके हमारा क्या आ जाता है, जीडीपी एट एमपी। मैंने भी आपको बताया वी आई जी, विक, वी आई जी विक, राइट। तो अब इसके बाद हमारा क्या आता है, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा नेशनल इनकम कैसे निकलता है, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए हमें अब जीडीपी एट एमपी से जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए, राइट। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप फॉर्मूला इसका समझ में आया आपको। इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसको अच्छे से समझिए, इसके फॉर्मूला को समझिए, उसके बाद हम इसके प्रिकॉशंस और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।